अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी। सबसे पहले अरस्तु 384 ईसा पूर्व, उसके बाद कॉलरिज 1772 ईस्वी, फिर जॉन क्रो रैसम 1888 ईस्वी, उसके बाद जो है इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा ए वाला ही। काव्यानुशासन 12वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, रस मंजरी 15वीं शताब्दी और रस गंगाधर 17वीं शताब्दी। अब हम देख लेते हैं इन ग्रंथों के रचनाकार। तो काव्यानुशासन हेमचंद का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ त्रिपाठी का है, और ये रस मंजरी भानुदत्त का है, और रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ का है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए ही होगा इसका, यानी कि ए का ए क जो है वो सघोष अल्पप्राण होगा। बी में है ख, सघोष महाप्राण होगा। उसके बाद है सी में ग, इसका तीसरा होगा सघोष अल्पप्राण। उसके बाद डी में है घ, जिसका पहला होगा सघोष महाप्राण। बत्तीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, ए का दूसरा कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, बी किशोरीलाल वाजपेयी चौथा हिंदी शब्दानुशासन, सी उदय नारायण तिवारी पहला हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, डी रामविलास शर्मा का तीसरा भाषा और समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, आत्मजयी कुंवर नारायण का है, धरती त्रिलोचन का है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय का है तीसरा, और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का है। तो ये जो सी आंसर इसमें दिया है वो गलत है, इसमें सही दिया ही नहीं है ऑप्शन में। तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं। आत्मजयी जो रचना है वो कुंवर नारायण का है, धरती 1945 त्रिलोचन का है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय का है, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का है, और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी है, डी शुद्ध कविता की खोज दिनकर, आत्मनेपद अज्ञेय, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, और हिंदी साहित्य की भूमिका तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचनाओं का प्रकाशन वर्ष और विधा देखते हैं। शुद्ध कविता की खोज प्रकाशन वर्ष 1966 है, दिनकर का है आलोचना। आत्मनेपद 1960 प्रकाशन वर्ष अज्ञेय का निबंध संग्रह है। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का डायरी है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है, एक ही बार आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी है, देखते हैं सही है कि ये भी गलत है। ए उपमान मैले हो गए हैं अज्ञेय का, हम राज्य लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त का, वर्तस लालच लाल की ये बिहारी का, और भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा ये तुलसी का है। तो ये सही है बी। और अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंक्तियां हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो सी है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, ये जो है वो प्रेम ये प्रसाद का है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु का है। और मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये प्रेमचंद का कथन है। अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ए होगा आंसर। हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है, ब्राह्मण जो है वो प्रताप नारायण मिश्र का है, सरस्वती जो है वो
महावीर प्रसाद द्विवेदी का है और वसुधा कमला प्रसाद का है। समय देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन वर्ष 1877 है, ब्राह्मण का 1883 है, सरस्वती 1903 और वसुधा का नहीं दिया है, हंस 1986 पुनर्प्रकाशन। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर है सी दिया है। पंचवटी खंड काव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है, एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है और शिवा बावनी जो है मुक्तक है। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। पंचवटी 1925, प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है 1914, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का है 1963 ईस्वी, शिवा बावनी भूषण का है, कमायनी 1935 जयशंकर प्रसाद का है, उर्वशी 1909 जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है 39 नंबर। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही होगा भट्टलुल्लट जो है वो होगा उत्पत्तिवाद, संकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्यिक चिंतकों को उनके सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर दिया है वो डी दिया है। पहला का दूसरा, ज्यां पॉल सत्र का अस्तित्ववाद, जॉक डेरिडा का विखंडनवाद, टीएस एलियट का निर्वैयक्तिकतावाद और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। अब जो 41 से 45 तक प्रश्न है वो जो ये गद्य दिया गया है गद्यांश उसको पढ़कर आंसर देना है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कवि वाणी प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्य ताकि उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्ध किस्साच कृपण को देखिए जिसने केवल अर्धलोक के वशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा भक्ति आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के रूप में रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूलकर कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उसे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधार पर मर जाता है। अब प्रश्न है इससे 41 नंबर प्रश्न है, कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। ऑप्शन है, एक ही बार इसका हम आंसर और व्याख्या देखते चलते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए, यह कथन सत्य है। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कवि की वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। अगला जो प्रश्न है, लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। तो ये जो कथन है वो भी सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। जब मनुष्य अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा भक्ति आत्माभिमान आदि भाव से अपने आप को दबा लेता है तब लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अत्याचारी की बात सुनकर क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा। मनुष्य को अत्याचार की बातें सुनकर उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए तथा धर्मानुसार उस अत्याचार के विरोध में क्रोध या घृणा प्रकट करना चाहिए। अगला प्रश्न है 44 नंबर, उदासीनता किस प्रकार का रोग है। तो उदासीनता जो है वो मानसिक रोग है। जो गद्यांश था उसके लास्ट में ये लिखा हुआ था, उदासीनता मानव का भयानक मानसिक रोग है। उदासीन मनुष्य समाज में हो रहे अत्याचार के प्रति सदैव रुखाई दिखाता है। उदासीनता के कारण मनुष्य का आधार मर जाता है। लास्ट इसका जो क्वेश्चन है 45 नंबर, कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, सभी लोगों के लिए यह संभव है।
कवि बाड़ी से जीवन निर्वाह करना सभी लोगों मनुष्यों के लिए संभव है, क्योंकि कवि बाड़ी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है कथोपकथन निर्देश। दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। ए में स्थापना है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तर्क है नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। तो ये जो दोनों कथन है वो सही है, तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। व्याख्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य का तात्पर्य काव्य के संपूर्ण अलंकरण से होता है। काव्य में रस छंद अलंकार आदि से कविता की आयु अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। ए स्थापना भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। आर तर्क भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। तो ये जो कथन है दोनों सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए। व्याख्या है भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि किसी भी भाषा का विकास समाज द्वारा ही होता है। जिस भाषा का जितना परिमार्जित प्रारूप समाज द्वारा प्रचलन एवं प्रयोग में लाया जाता है उस भाषा का उतना ही विकास होता है। भाषा ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न बनाती है, अतः भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। स्थापना है आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। आर तर्क है हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। तो ये जो है ए सही है, स्थापना सही है और तर्क गलत है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ए सही और आर गलत। व्याख्या है आधुनिक हिंदी आलोचना पश्चिम के साहित्य चिंतन से प्रभावित है तथा हिंदी के मुख्य समीक्षक पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है। हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र का विकास पश्चिमी साहित्य अंग्रेजी साहित्य से हुआ है। 49 नंबर प्रश्न है स्थापना नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। आर तर्क नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। तो इसका सही आंसर होगा ए सही और आर दोनों सही है। व्याख्या है नई कविता में पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया और यह पश्चिमी दर्शन, अस्तित्ववाद व यथार्थवाद पर आधारित है। नई कविता का उत्थान पूर्ण रूपेण पश्चिमी साहित्य द्वारा उत्पन्न हुई। अगला और लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। ए स्थापना दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। आर तर्क है दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। तो इसका सही आंसर है बी, ए और आर दोनों गलत है। इसका व्याख्या है दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी लेखक रचनाकार इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही बल्कि अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है। तो जून 2005 का प्रीवियस पेपर खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। और ऐसे ही यूजीसी नेट में पूछे गए 2004 से 2020 तक के सभी प्रीवियस पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, या हिंदी से संबंधित सभी अपडेट्स यूजीसी नेट या किसी भी एंट्रेंस या विश्वविद्यालयों में शामिल सिलेबसों में शामिल किए गए हिंदी रचनाओं विधाओं का अध्ययन के लिए या सिलेबस प्रीवियस पेपर सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें।